गुड मॉर्निंग एंड ग्रीटिंग ऑफ द डे। मैं कार्डियोवास्कुलर डिजीज एज अ स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और जो फर्स्ट मेरा टॉपिक है डिसऑर्डर है, वो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, जो बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है। और आज मैं पूरा उसके ऊपर लेक्चरिंग करूँगा, लाइन बाय लाइन, बहुत ही प्रैक्टिकल मैनर में, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, सिंपल करके आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, इंटरप्रेट करूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, कैसे साइंस सिम्टम्स डेवलप होते हैं फ्रॉम द माइल्ड टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू सीवियर। सो आप बहुत ध्यान से सुनिए, केयरफुली सुनिए, क्योंकि जब मैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की बात का एज अ टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो मैं राइट साइड फेलियर एंड लेफ्ट साइड फेलियर की मैं कंप्लीट सेपरेटली भी बात करूंगा। और राइट साइड एंड लेफ्ट साइड में अलग अलग साइन सिम्टम्स कैसे डेवलप होते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू सीवियर। तो आप केयरफुली उनको समझना, उनके कॉन्सेप्ट को समझना, वो कैसे डेवलप होते हैं, क्यों डेवलप होते हैं, ये बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए इस टॉपिक के थ्रू लर्न करना। सो ऑन द टॉप ऑफ द बोर्ड इज ए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, मैंने लिखा एज ए नेम ऑफ द टॉपिक। सो एटियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी से हम स्टार्ट करते हैं। तो द फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज, हार्ट फेलियर, अगर हम कंजेस्शन को हटा दें थोड़ा सा, तो हार्ट फेलियर यानी वन ऑफ द मोस्ट वाइटल एंड द मेजर फंक्शन ऑफ द हार्ट है pumping out to meet the demand of the body, राइट। और स्पेशली जब मैं राइट साइड ऑफ द हार्ट की बात करता हूँ, तो राइट वेंट्रिकल्स के अंदर से ऑक्सीनेटेड ब्लड इज पंप आउट and transported via aorta, a single major blood vessel takes the blood out of the heart and distribute head से bottom to every single vital and every single cell and the peripheral area of the body, यानी meeting the need or demand of the body. सो दैट वॉज ए नॉर्मल फिजियोलॉजी। लेकिन अब नॉर्मल में आप क्या कह रहे हो कि देर इज ए हार्ट फेलियर। मैं कंजेस्शन की फिलहाल बात नहीं कर रहा। सो हार्ट फेलियर में क्या होगा? हार्ट फेलियर इज ए माइल्ड, मॉडरेट या इवन स्वीयर डिग्री। डेफिनेटली जो पंपिंग आउट एक्शन है वो अब माइल्ड, मॉडरेट, स्वीयर डिग्री अफेक्टेड है। यानी कार्डिक आउटपुट, यानी जो हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड बाहर जाना चाहिए, पंप आउट होना चाहिए, वो sufficiently to meet the demand of the body is not taking place, right? It can be mild, it can be severe, it can be moderate degree of the heart failure. Now मैं congestion पे आता हूँ। what does it mean? कंजेस्शन का मतलब है कि जब हार्ट फेलियर होगा, तो जाहिर है कि मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, ताकि आप सिंपली उसको समझ पाए। मैं ये कहता हूँ कि लेफ्ट वेंट्रिकल में ईच टाइम जब वो कंट्रैक्शन होता है, तो ईच टाइम 50 ml ऑक्सीनेटेड ब्लड बाहर जाना चाहिए। मैं ये एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, नॉट एक्यूरेटली आई एम एक्सप्लेनिंग द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड, राइट। सो 50 ml ब्लड मस्ट बी pumped out and enter the aorta and must be taken out of the left ventricle. That is a normal 50 ml. लेकिन बिकॉज ऑफ द माइल्ड टू मॉडरेट डिग्री ऑफ फेलियर, ये 50 ml ब्लड जो है पंप आउट नहीं होता। इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है कि मैं अगर ये कह दूं कि 30 ml गोज आउट, इज पंप्ड आउट, लेकिन 20 ml जो है वो वापस लेफ्ट वेंट्रिकल में रह जाता है। अब देर इज ए कैपेसिटी, देर इज ए स्पेस फॉर 50 ml ब्लड, लेकिन ईच टाइम 50 ml बाहर जाना चाहिए, लेकिन इन दिस केस 50 ml बाहर नहीं जा रहा। एज ए रिजल्ट 20 ml ईच टाइम वो वापस वो लेफ्ट वेंट्रिकल में रह जाता है। सो इसका मतलब ये है कि पीछे से और ब्लड आ गया, ये वाला 20 ml रह गया, पीछे से और आ गया, 20 ml रह गया, पीछे से और आ गया। सो इसका मतलब है देर इज ए accumulation ऑफ द ब्लड into the left ventricle now. There is a accumulation of the blood into the left ventricle, and left ventricle की capacity है, normally हम एक example लेके चल रहे 50 ml. So each time there is a addition of 20 ml. So it is becoming 50 2 plus 20, 50 plus 20, right?
और ये एक्यूमुलेशन जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। एज ए रिजल्ट दिस इज नोन एज ए कंजेशन। This is known as a congestion of blood because of the accumulation of the blood into the left ventricles. अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर नो स्पेस, लेफ्ट वेंट्रिकल इज फुल, तो ये अब प्रेशर जो होगा वो फिर ऊपर की तरफ जाएगा थ्रू द माइटल वॉल और कंजेस्शन डेवलप होना शुरू हो जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, अपर चैम्बर में। गॉट इट? ओके, उसके बाद फिर प्रेशर बिल्डअप कहाँ पे होगा? जो पल्मोनरी वेन ब्लड लेके आ रही थी उसके अंदर, जो पल्मोनरी सिंगल वेन सिंगल वेसल जो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेके वापस आ रही थी प्यूरिफिकेशन के बाद, अब उसमें कंजेशन होगा। देन द प्रेशर गोज फर्दर बिहाइंड एंड देन पल्मोनरी सिस्टम के अंदर भी कंजेशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आगे यानी फ्रंट में देर इज नो स्पेस अवेलेबल because of the mild से moderate degree of failure of the heart of the जो पंपिंग एक्शन था, उसका जो फंक्शन था मेजर, वो फेलियर में है। सो बिकॉज ऑफ द accumulation of the blood into the left ventricle, then the left atrium, then the pulmonary vein, and then at the end में pulmonary system के अंदर। सो इसकी वजह से हम उसको बोलते हैं कंजेस्शन, कंजेस्टिव लेफ्ट साइड फेलियर, कंजेस्टिव राइट साइड ऑफ द फेलियर। सो कंजेस्शन को समझिए एक फेलियर तो है, फेलियर तो आपके पूरे सिलेबस में 100 टाइम हार्ट फेलियर हार्ट फेलियर हार्ट फेलियर आएगा, लेकिन ईच टाइम कंजेस्शन नहीं होगा। कंजेस्शन जब वर्ड लग जाता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि द ब्लड जिस जो नॉर्मल वॉल्यूम को पंप आउट होना चाहिए वो नहीं हो पा रही। That's why it's known as a congestive heart failure. हम separately बात करेंगे right side failure and the left side. So let's go to the next line now. So the first definition of the congestive heart failure is inability of the heart to meet the need of the body. और वो नीड क्या थी? ऑक्सीनेटेड ब्लड, राइट। द सेकंड लाइन वो कहता है कि व्हेन द पंपिंग एक्शन फेलियर, यानी पंपिंग एक्शन फेलियर जो है उसकी जो कॉज है, एटियोलॉजी है, वो क्या है? तो वो कहता है कि इट मे बी ए डायरेक्ट यानी कार्डियक अबनॉर्मलिटी, या इट मे बी इनडायरेक्ट सेकेंडरी डिजीज कुछ और हैं, लेकिन दो सेकेंडरी डिजीज और इन द बॉडी कॉजिंग हार्ट failure. So let's go one by one. So it could be caused by the cardiac abnormality itself, number one, जिसे मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ। नंबर टू वो कहता है कि सेकेंडरी कंडीशंस भी हो सकती हैं जो एक्चुअली कारण बन रही हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गो टू द कार्डियक डिजीज, यानी डायरेक्ट कॉज क्या है? नंबर वन इज ए हाइपरटेंशन हो सकता है अनकंट्रोल्ड, राइट। नंबर टू अंजाइना पेक्टोरियस हो सकता है, देन मिसमैनेज। नंबर तीन मायोकार्ड इन्फाक्शन हो सकता है, या फिर राइट एंड द लेफ्ट वॉल्व डिजीज हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल माइटल वॉल स्टेनोसिस है, ट्राइकस्पिड वॉल है, या एओर्टिक वॉल है, या पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो पल्मोनिक वॉल्व है उससे रिलेटेड डिजीज है। लेकिन जो कॉमन होता है वॉल्व डिजीज वो माइटल वॉल स्टेनोसिस है, या फिर माइटल वॉल प्रोलैप्स कंडीशंस होती हैं जो जो कारण बन जाती हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। सो व्हाट आर दो सेकेंडरी कारण? सेकेंडरी कारण में वो कह रहा है कि जो डिजीज प्राइमरी है वो बॉडी में कहीं और है, किसी और सिस्टम की है, लेकिन एज ए रिजल्ट ऑफ द डिजीज अब हार्ट फेलियर हो रहा है। सो नंबर वन इज ए सीवियर डिग्री ऑफ अनीमिया, जैसे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, वो भी सीवियर डिग्री। नंबर टू हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड ओबेसिटी है, एंड देन हाइपर वॉल्यूमिया, यानी जो सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम है वो नॉर्मल वॉल्यूम से कहीं ज्यादा है, कार्डियक वर्कलोड बढ़ा हुआ है, नो इंटरवेंशन इज कोई इंटरवेंशन किया नहीं है, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हार्ट कैन गो इनटू फेलियर, राइट। सो व्हेन वन साइड ऑफ द हार्ट फेलियर, वन साइड, अब हम मैंने जैसे अभी आपको बिगिनिंग में बताया कि लेफ्ट साइड फेलियर है, तो लेफ्ट साइड में फिर क्या डेवलपमेंट होगी? तो मैंने कहा कि ईच टाइम लेट अस टॉक अबाउट कि हम पहले लेफ्ट की ले लेते हैं।
तो होता क्या है कि देर इज एसेंशियली ए बिल्डअप ऑफ प्रेशर, राइट हो लेफ्ट हो, देर इज एसेंशियली, वर्ड याद रखिए ये बहुत जरूरी है, देर इज एसेंशियली ए बिल्डअप ऑफ प्रेशर, राइट साइड का राइट साइड में होगा और लेफ्ट का लेफ्ट में होगा। लेफ्ट का होगा तो वो पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा। अगर आप राइट साइड की बात कर रहे हो तो सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर प्रेशर धीरे 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 बढ़ेगा। सो राइट साइड फेलियर, pressure build up in the systemic circulation, right? Systemic circulation. अगर लेफ्ट साइड का फेलियर है, this pressure will go back to the pulmonary artery and to the pulmonary system. So that is the ये था इसके एक्सप्लेनेशन। और अब मैं आपके साथ करने लगा हूँ इसके क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या है, और वो मैं करूँगा सेपरेटली, राइट साइड फेलियर में क्या हो रहा है और लेफ्ट साइड फेलियर में क्या। ओके, सो लेट्स गो डाउन टू द क्लिनिकल फाइंडिंग नाउ। मैं पहले आपसे बात करने लगा हूँ राइट साइड फेलियर की। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द लेफ्ट साइड फेलियर राइट नाउ। सो लेट अस गो एंड देखें हम कि राइट साइड अगर फेलियर हो रहा है तो व्हाट आर दोज क्लिनिकल फाइंडिंग। तो क्लिनिकल फाइंडिंग में आप देखिए पहले राइट साइड फेलियर में, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि सिस्टमिक इसका जो है, जो वीनस सिस्टम है उसके ऊपर इसका प्रेशर, उसके अंदर उस प्रेशर जो है वो डेवलप होगा। तो धीरे धीरे एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड द प्रेशर इनटू द वीनस सर्कुलेटिंग सिस्टम, तो क्या पेशेंट कंप्लेन करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंप्लेन करेगा abdominal discomfort, right starting from the discomfort। और अगर जाएंगे तो वो कहेगा कि मुझे पेन हो रहा है इन द एब्डोमेन। अब इसका रैशनल सुनिए, क्योंकि जो वीनस ब्लड है वो एक्यूमुलेट हो रहा है इनटू द वीनस सिस्टम, देयर इज इक्वल रेशियो। यानी हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन के जो मेजर एंड स्मॉल जो स्ट्रक्चर है, राइट फ्रॉम द स्टमक, इन लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, लिवर, राइट, इनके अंदर जो ऑक्सीनेटेड ब्लड एंड जो वीनस ब्लड है उसकी एक बैलेंस रहता है। ऑक्सीनेटेड ब्लड है, यूज हुआ और वीनस बन गया, और वीनस फिर से थ्रू द सब वीना केवा में एंट्री होके वापस गया है राइट साइड ऑफ द हार्ट, एंड फ्रॉम द राइट साइड इट गोज टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन के बाद अगेन इट बिकम ए ऑक्सीनेटेड ब्लड, एंड ये साइकिल चलता रहता है। सो ये बैलेंस ऑफ द वीनस एंड द ऑक्सीनेटेड ब्लड इनटू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइन सिस्टम में बनता रहता है, चलता रहता है, right? There is no issue at all, there is no complaint of any sign symptom by the any individual। लेकिन क्योंकि यहाँ आप कह रहे हो राइट साइड फेलियर, तो राइट साइड फेलियर में इशू ये हो रहा है कि जो वीनस ब्लड मस्ट गो टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट एंड देन राइट वेंट्रिकल, तो वो नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? देर इज वन कंडीशन, पल्मोनरी आर्टरी वॉल स्टेनोसिस। यहाँ पर एक क्लाइंट है, उसका जो पल्मोनरी आर्टरी का जो वॉल्व है वो स्टेनोस्ड है। सो एज ए रिजल्ट ऑफ स्टेनोसिस जो ब्लड है वो अक्यूमुलेट हो रहा है इनटू द राइट साइड ऑफ द वेंट्रिकल। जब वो फुल हो जाएगा द प्रेशर विल बिल्ड अप, एंड उसके बाद जो प्रेशर डेवलप होगा यानी कंजेशन या अक्यूमुलेशन होगा वो राइट एट्रियम में होगा। देन द प्रेशर गो बैक टू द वीना केवा। वीना केवा एक जैसे बिग वेसल, जैसे ये देखिए ये वीना केवा में आ गया, प्रेशर गोज बैक, राइट। तो यहाँ पर आ गया ये पूरा जो है वो जीआई ट्रैक है, राइट। और यहाँ पे जो पोर्टल वेन है वो एंट्री करती है। तो मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में समझाने की बात करी है कि ये राइट साइड ऑफ द एट्रियम था। जब वो फुल हो जाएगा देर इज नो स्पेस, तो जो प्रेशर है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा बैक इनटू द वीना केवा। अब वीना केवा एक सिंगल ब्लड वेसल है, वो भी फुल है, और यहाँ से ब्लड एज ए नॉर्मल जो जो आगे जाता है वो क्लीनिंग के लिए जाता है वीनस ब्लड, राइट। लेकिन अब नहीं जा पाएगा क्योंकि देर इज ए कंजेशन इन द फ्रंट। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये फुल हो जाएगा, फुल हो जाएगा, और फिर इसका मतलब ये है कि पूरा जीआई ट्रैक का जो सिस्टम का जो वीनस ब्लड रिटर्न हो रहा था थ्रू द पोर्टल वेन, वो एंट्री कर रहा था इनटू द वीना केवा, वो अब नहीं हो रहा, राइट। सो क्या होगा कि अब जो पूरा प्रेशर है
वो जीआई ट्रैक के वीनस सिस्टम के अंदर इंक्रीज होना हो जाएगा। तो इसका मतलब जो रेशियो ऑफ द ऑक्सीनेटेड ब्लड एंड द वीनस ब्लड इनटू द जीआई ट्रैक है वो अब इम्बैलेंस हो रही, यानी जीआई ट्रैक के जो ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर है, वो अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ द इंक्रीज वीनस ब्लड एंड डिक्रीज ऑक्सीनेट। So that is actually causing the discomfort, indigestion, and the abdomen pain. So that was the rationale behind कि क्यों हो रहा है। अब फटीग होगा, इंडाइजेशन होगा, ब्लॉटिंग होगा, नोजिया होगा एंड डिपेंडेंट अनीमा होगा, डिपेंडेंट अडीमा होगा। अब जरा ध्यान से सुनिए कि हमारा पूरा का पूरा जो वीनस ब्लड फ्रॉम द लोअर एक्सट्रीमिटी है उसको वो हमारे ब्लड वेसल वेन्स लेके आती हैं पेल्विक कैविटी में, और पेल्विक कैविटी के अंदर से जो इंफीरियर वेना केवा है, एक बिग वेसल है, वो रिसीव करता है एंड देन इट टेक बैक टू द राइट साइड ऑफ द हार्ट। लेकिन क्योंकि अब फ्रंट में जगह नहीं है, राइट साइड फेलियर हो रहा है, तो प्रेशर एसेंशियली बिल्ड होगा इनटू द वेनस सिस्टम। तो वो लोअर एक्सट्रीमिटी के में भी आपको एंकल के इर्द गिर्द अडीमा मिलेगा, जिसको आप कह रहे हो, नाम दे रहे हो डिपेंडेंट अडीमा। देखिए, अडीमा एक वर्ड ऐसा है जो सिलेबस में कई बार आया, 1000 बार, 1000 टाइम, लेकिन यू मस्ट नो इट कि इस अडीमा के साथ अडीमा डिपेंडेंट लिखा हुआ है। तो डिपेंडेंट एडिमा का मतलब है द बॉडी का जो मोस्ट पार्ट, लोअर पार्ट है, अगर मैं स्टैंडिंग, क्लाइंट स्टैंडिंग पोजीशन में है, उसका जो मोस्ट लोअर पार्ट है वो उसके एंकल्स है, राइट। तो उसके इर्द गिर्द आपको एडिमा मिले। और प्लस एक और वर्ड होता है, वो होता है पिटिंग। तो पिटिंग का मतलब है कि जब आप उसके एंकल में अपने थंब से उसको डिप्रेस करेंगे, उसको दबाएंगे, तो वहां पर वो एक डिंपल सा पड़ जाता है। अगर डिंपल पड़ता है तो इट इज ए पिटिंग अडीमा, अगर डिंपल नहीं पड़ता तो इट इज नॉट कॉल्ड पिटिंग अडीमा। अगर पेशेंट अपने बेड पे सिटिंग पोजीशन में है, सेमी फॉलोअर पोजीशन में है, तो फिर जो मोस्ट लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है उस टाइम पे वो उसका सैक्रल। देन आप एज ए रिजल्ट, एज ए आर एन सॉरी, अगर आप उसका एग्जामिनेशन ऑफ द अडीमा करने जा रहे हो, तो पेशेंट को अगर परमिशन नहीं है और वो सिटिंग पोजीशन, सेमी फॉलोअर, हाई फॉलोअर पोजीशन में रहता है, तो आप अडीमा के लिए ज़रूर से उसके सैक्रल एरिया को एग्जामिन करें फॉर एनी साइन ऑफ अडीमा, राइट। सो अडीमा को लेके ये था। फिर वो कह रहा है कि एसाइटिस डेवलप हो जाएगी एज ए कॉम्प्लिकेशन। वो क्या होगा? तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे लिवर है, लिवर के बीच में से एक बहुत बड़ी ब्लड वेसल है जिसका नाम है पोर्टल वेन। वो सारे जीआई ट्रैक का वेनस ब्लड रिसीव करेगी, राइट, फ्रॉम द स्टमक, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियास, लिवर, इंटेस्टाइन, और फिर वो सारी ब्रांचेस आके कनेक्ट होती हैं विद द पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन एज ए बिग वेसल, वन वेसल, पास थ्रू द लिवर, राइट, पास थ्रू द लिवर, एंड यहाँ आके वो वीना केवा के साथ जुड़ता है, और वो सारा वीनस ब्लड ऑफ द जीआई ट्रैक ब्रिंग बैक, रिटर्न करती है और ओपन इनटू द वीना केवा, ताकि वो वीनस ब्लड जाए फॉर क्लीनिंग, फॉर प्योरिफिकेशन। लेकिन क्योंकि अब आगे स्पेस नहीं है, अकोमोडेशन नहीं है, तो पोर्टल वेन के अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है, जिसको हम कहते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। देन पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से फिर ये जो लिवर है ये इनलार्ज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अंदर से जो नॉर्मल साइज ऑफ द पोर्टल वेन था अब वो इंक्रीज हो गया बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्रेशर। तो उसका जो असर, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा वो हेपेटिक सेल के ऊपर पड़ेगा। हेपेटिक सेल डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, राइट, और लिवर का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लिवर सॉफ्ट, टेंडर स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, राइट। अल्टीमेटली सिरोसिस डेवलप होगा। सिरोसिस डेवलप होगा तो आप लिवर के फंक्शन बहुत ज़्यादा हैं, आप उसको वन बाय वन पढ़िए मेरे उस टॉपिक में जाके, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन सिस्टम में, या जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हैं उसमें भी जाके देखिए, फंक्शन ऑफ द लिवर। तो आपको ये सारी कॉन्सेप्ट आपको वहाँ पे मिलेगा। सो जब लिवर सेल डैमेज होना शुरू हो जाएंगे तो डेफिनेटली वन बाय वन द फंक्शन ऑफ द जो लिवर हैं वो भी इम्पेयर होना शुरू हो जाए। सो असाइटिस विल डेवलप।
अब मैं थोड़ा सा असाइटिस की तरफ चले जाता हूँ, आपको मेक इट क्लियर कि कैसा असाइटिस यहाँ पे डेवलप हो रहा है। अब वन ऑफ द लिवर का फंक्शन है कि वो एल्बुमिन को प्रोड्यूस करता है, एल्बुमिन को वो बनाता है, राइट। तो जब एल्बुमिन अवेलेबल है, दैट इज 3 to 5 नॉर्मल, तो वो ऑस्मोटिक के लिए बहुत वाइटल है। यानी ऑस्मोटिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ऑस्मोटिक मैकेनिज्म के लिए एल्बुमिन इज रिक्वायर्ड, राइट। अगर एल्बुमिन नॉर्मल अवेलेबल नहीं है तो ऑस्मोसिस नहीं होगा। अब ऑस्मोसिस का नेक्स्ट फंक्शन क्या है? ऑस्मोसिस का फंक्शन है टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड। जैसे इन केस, अदरवाइज डेफिनेशन की मैं बात करूं तो वो ये है कि मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द लो कॉन्सेंट्रेशन टू द हायर साइड। यानी एक तरफ लो कॉन्सेंट्रेशन है, दूसरी तरफ हायर कॉन्सेंट्रेशन है, तो मूवमेंट जनरेट करेगा सो दैट उसका बैलेंस किया जाए। दिस इज ऑस्मोसिस, दिस इज इन बिल्ड प्रोग्राम है, सिस्टम है। लेकिन इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए बिहाइंड इसके नॉर्मल एल्बुमिन चाहिए। अब नॉर्मल एल्बुमिन कहाँ से आएगी? इफ देर इज ए एक्टिव हेल्दी एंड नॉर्मल लिवर। यहाँ पर लिवर डैमेज हो रहा है बिकॉज ऑफ द राइट साइड ऑफ द फेलियर, because of the increased portal hypertension. That's the reason and that's the rationale. और आगे वो कह रहा है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ऑफ कोर्स अगर किसी पेशेंट को अर्साइटिस हो रहा है, इनलार्ज अब्डोमेन हो रहा है, तो दैट इनलार्ज या अर्साइटिस की वजह से उसका डायफ्राम जो है वो कंप्रेस हो रहा है, और डायफ्राम कंप्रेस हो रहा तो उसके लंग्स के लिए स्पेस कम हो रहा है। तो लंग्स के लिए स्पेस कम हो रहा है तो लंग्स जो हैं वो वेंटिलेट एडिक्वेटली नहीं कर पाएंगे। As due to this, patient will have respiratory distress. Now, the next one is कि in this case अगर आप उसका central venous pressure रीडिंग लेंगे तो आपको increase central venous pressure मिलेगा। That is in millimeter 2 से 6 है, सेंटीमीटर में 3 से 10 सेंटीमीटर इंक्रीज मिलेगा राइट साइड ऑफ द एट्रियम, राइट। अब अगर हम रीनल की सिस्टम की बात करें तो क्या राइट साइड फेलियर में उसके ऊपर भी इफेक्ट होगा? तो यस होगा, जैसे लिवर के ऊपर हुआ। और क्योंकि अब जो वॉल्यूम है, वीनस वॉल्यूम ज़्यादा हो रही है, आर्टीरियल वॉल्यूम कम हो रही है, और वहाँ पर भी रेशियो ऑफ द वीनस ब्लड एंड द जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इम्पेयर हो रहा है। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट डिक्रीज फंक्शन ऑफ द सिस्टम किडनी के हो जाएंगे। और उसका जो फर्स्ट साइन होता है ऑब्जर्वेशन से जो हमें पता चलता है वो ये है कि उसका डिक्रीज यूरिन आउटपुट होता है। तो डिक्रीज अगर यूरिन आउटपुट हो रहा इन द कंजेस्टिव हार्ट राइट साइड फेलियर ऑफ द क्लाइंट में, तो आप एज ए आरएन ये समझिए कि अब राइट साइड फेलियर की वजह से किडनी इज अंडर द इफेक्ट, राइट। तो इमीडिएटली आपको पेश पे फिजिशियन को नोटिफाई करना होता है। सो दैट्स द राइट साइड फेलियर। अब मैं बात करूंगा आपके साथ लेफ्ट साइड। सो लेट्स गो टू द लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर। अभी जो हमने पीछे फिनिश किया वो राइट साइड फेलियर था। अभी आई एम गोइंग टू टॉक एक्सप्लेन ईच लाइन कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूँ। एंड नाउ दिस टाइम इट्स ए राइट साइड फेलियर। सो इस केस में जो प्रेशर बिल्डअप होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, और देन इट विल गो बैक टू द पल्मोनरी सिस्टम। तो मैंने यहाँ थोड़ी सी एक डायग्राम बनाई है, और डायग्राम में मैंने शो किया है कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और उसके बाद यहाँ पर माइटल वाल्व हैं, और ये एओर्टा की ओपनिंग है, दैट्स द बिगिनिंग ऑफ द एओर्टा ब्लड वेसल। और मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दो डायरेक्ट कंडीशन देता हूँ। नंबर वन, पल्मोनरी सॉरी aortic wall का stenosis है, so the blood is not getting pump out, right। और दूसरी कंडीशन में आपको दे रहा हूँ कि mitral wall stenosis है। तो यहाँ पर जो पहले एओर्टिक वॉल स्टेनोसिस या एओर्टिक वॉल की कंडीशन की वजह से जो बिगिनिंग ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड होगा, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने कहा कि लेफ्ट वेंट्रिकल में कैपेसिटी 50 ml की ईच टाइम है, लेकिन क्यों, और जब वो कंट्रैक्ट करता है तो 50 ml ब्लड इज पम्प्ड आउट, दैट्स ए नॉर्मल। लेकिन क्योंकि अब आयोटिक वॉल स्टेनोज्ड है,
ईच टाइम वो 100% ओपन अप नहीं होता, तो एज ए रिजल्ट जो 50 ml ब्लड बाहर जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा, 30 ml जाता है, 20 ml नहीं जाता। सो ईच टाइम यहाँ पर 20 ml का ऐड होता जाता है। सो वन टाइम ये जो चैम्बर लेफ्ट साइड का है ये फुल हो जाएगा एंड देर इज नो स्पेस। सो अब प्रेशर कहाँ जाएगा? अपवर्ड। तो थ्रू द माइट्रल वॉल प्रेशर इस राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम में बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। व्हेन दिस इज फुल तो फिर प्रेशर विल गो बिहाइंड, जो एक पल्मोनरी वेन प्यूरिफाइड ऑक्सीडेटेड ब्लड लेके यहाँ पे आ रही थी, उसके अंदर प्रेशर बिल्ड होगा और ये ओरिजिनेट हो रही थी फ्रॉम द लंग्स। तो लंग्स के अंदर अब अक्यूमुलेशन ऑफ द ऑक्सीडेटेड ब्लड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। सो कंजेशन डेवलप होगा, प्रेशर डेवलप होगा एंड दिस इज नोन एज ए पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी कंजेशन, पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, राइट। तो ये कंडीशंस डेवलप होंगी बिकॉज ऑफ द लेफ्ट साइड फेलियर। नाउ लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी हो रहा है, यानी चैम्बर जो है उसका साइज जो है इंलार्ज होना शुरू हो जाएगा, और जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी। सो लेट्स गो टू द क्लिनिकल फाइंडिंग सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से ये होगा। सो गो लेट्स गो। नंबर वन, प्रेशर जो बिल्डअप होगा वो पल्मोनरी सिस्टम में होगा। नंबर वन, डिस्निया। डिस्निया डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग पेशेंट कंप्लेन इसलिए करेगा क्योंकि उसके पल्मोनरी सिस्टम के अंदर देर इज ए कंजेशन, और कंजेशन की वजह से जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो 100% यानी एडिक्वेटली नहीं हो पा रहा, राइट। तो उसकी वजह से जो पुअर एक्सचेंज ऑफ गैसेस अब हो रहा है, उसकी वजह से ऑक्सीनेटेड ब्लड सफिशिएंट अवेलेबल नहीं, एंड प्लस देर इज ए पल्मोनरी एडिमा, और उसकी वजह से उसको रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी होंगी। आप उसको सब्जेक्टिवली पेशेंट की बेड साइड पे खड़े होके पेशेंट को ऑब्जर्व कर सकते हो कि उसको सांस लेने में, ब्रीदिंग करने में डिफिकल्टी हो रही है। नाउ लेट्स गो डाउन टू द नेक्स्ट साइन सिम्टम, जिसको आप आर्थोपीनिया कह रहे हैं। आर्थोपीनिया का मतलब है कि पेशेंट कंप्लेन करता है कि व्हेन ही इज परफॉर्मिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल ही इज गोइंग टू द वॉशरूम, डाइनिंग रूम, अदर टीवी रूम, यानी व्हेन ही वॉक, तो उसको एक सांस चढ़ जाता है। दैट इज ऑर्थोपीनिया बिकॉज ऑफ द फिजिकल एक्टिविटी, राइट। नाउ जो नेक्स्ट है वो मैं सॉरी नहीं लिख पाया यहाँ पर, और वो है उसका क्रैकल। क्रैकल, तो क्रैकल क्या है? क्रैकल एक काइंड ऑफ ए साउंड है क्योंकि पल्मोनरी है। अगर आप स्टेथो से उसकी हार्ट सॉरी लंग्स को ऑस्कल्टेट करेंगे, उसका आप स्टेथो से साउंड सुनेंगे, लंग साउंड, तो वहां पर एक आवाज आती है, यानी पेशेंट को बोलिए कि वो लंबा सांस अंदर को ले। जब वो सांस लेगा अंदर को तो एक साउंड आपको सुनाई देगी, दैट साउंड इज नोन एज ए क्रैकल साउंड, यानी क्रैकल इज द नेम ऑफ द साउंड। और ये कब हो रही है? जब पेशेंट ब्रीदिंग इन करता है। जब ब्रीदिंग आउट करता है तो देर इज 1% ओनली चांस कि वो साउंड हो। 99% क्रैकल साउंड तब सुनाई देगी व्हेन देर इज ए पल्मोनरी कंजेशन, पल्मोनरी एडिमा है, और व्हेन द पेशेंट इनहेल, राइट। नाउ फटीग ऑफ कोर्स रहेगा, क्योंकि ऑक्सीनेटेड ब्लड इज नॉट सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं है टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी एटसेट्रा। नाउ पैरासिस्मल नॉकटुनिया नहीं, पैरासिस्मल का मतलब होता है अचानक, यानी सडनली पेशेंट को रात को भी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग डेवलप हो सकती है, तो दैट इज नोन एज ए पैरासिस्मल नॉकटर्नल डिस्नी। नॉकटर्नल का मतलब है नाइट है, देन द कैरेक्टर्स यहाँ लिखा है मैंने, और देन वो कह रहा है पेरिफेरल साइनस। इस केस में बिकॉज सफिशिएंट या एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीनेटेड ब्लड अवेलेबल नहीं है, प्राइमरी ड्यूटी जो है वो है वाइटल ऑर्गन। सो अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम उसकी प्राइमरी ड्यूटी बन जाती है कि वो वाइटल जो स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गन्स हैं, उनको वो ऑक्सीनेटेड ब्लड सफिशिएंटली सप्लाई करने की पूरी एफर्ट्स करे, ताकि
जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो फेलियर में ना चले। सो एज ए रिजल्ट ऑफ दिस चॉइस ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो पेरिफेरल हमारा सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, वहां पर आपको डिक्रीज ऑफ ब्लड सप्लाई मिलेगी इन द नेम ऑफ ए साइनोसिस, राइट। Now, next is चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। सडनली आप पेशेंट की बेड साइड पे खड़े हो तो सडनली आप नोट करेंगे कि उसका ब्रीदिंग जो नॉर्मल चल रहा था वो एक लंबा सांस खींच लेता है और उसके बाद स्टॉप, हैपनिया, देन अगेन ही बिगिन। ये जो पैटर्न है इसी को हम चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन बोलते हैं। फिर अगर पेशेंट की जो ब्लड वेसल अगर रप्चर हो चुके हैं पल्मोनरी सिस्टम के अंदर, तो पेशेंट कफ आउट करता है, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन द स्प्यूटम यू कैन ऑब्जर्व। द नेक्स्ट वन इज पल्पिटेशन। ऑफ कोर्स यस, पल्पिटेशन होगा, ईसीजी अब नॉर्मल होगी, वेंट्रिकल टेकिकार्डिया होगा, रैपिड एंड थ्रेडी पल्स होगा, बिकॉज जो हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है टू इंक्रीज कंट्रैक्शन, इंक्रीज पंपिंग आउट, लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर नहीं जाएगा बिकॉज ऑफ द एओर्टिक वॉल स्टेनोसिस, राइट। अब नॉर्मल ईसीजी इसमें वेंट्रिकल टेकिकार्डिया देखेंगे, एंड देन अगर ये मॉडरेट टू सीवियर डिग्री है तो फिर ये साइन ऑफ शॉक भी आपको मिलेंगे। साइन ऑफ शॉक में क्या है, पेशेंट की रैपिड एंड थर्डी पल्स है, पेशेंट डायफ्रोसिस है, पेशेंट की स्किन कोल्ड एंड क्लैमी है, पेशेंट का जो फेस का कलर है वो पिंक एंड रेड नहीं है बल्कि वो पेलर है, राइट। एंड अगेन यहाँ पर भी लेफ्ट साइड फेलियर का जो इफेक्ट ओवर द किडनी है वो डेफिनेटली पड़ेगा, बिकॉज द किडनी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो नॉर्मल उसको रिसीव करना चाहिए इज नॉट बीइंग रिसीव, राइट। सो एज ए रिजल्ट ऑफ डिक्रीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई टू द किडनी, किडनी के फंक्शन डिक्रीज हो जाएंगे, एज ए रिजल्ट पेशेंट का यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। Okay, so let's go down to therapeutic intervention in congestive heart failure. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मैं थ्योरेपेटिक इंटरवेंशन सेक्शन में जाता हूँ एज ए आरएन, एज ए ऑरन, आप भी यू मस्ट थिंक व्हाट इज योर प्रायोरिटी, यानी व्हाट इज योर नर्सिंग प्रायोरिटी। बीइंग ए आरएन इन द टीम member, in the healthcare team member, you got your own priority, physician has got his priority. So as a RN अगर आप उसको अटेंड कर रहे हो तो what is your priority? First of all you must decide your priority is to provide a complete comfortable bed rest to the client, complete and comfortable bed to the client, number one. Number two, as a good practical RN and knowledgeable RN, you must provide a position required in this case, that is a semi-failure or high failure. Next one is recording of the vital sign, including the ECG. Number next, उसका intake output chart आप start करिए, right? If the patient is in cardiac ICU, so you must open up the IV line for the emergency drugs to push in. तो ये आप बिना फिजिशियन के ऑर्डर के कर सकते हो। एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी फॉर दैट मैं मिस कर गया, अगर पेशेंट को डिस्निया या साइनोसिस हो रहा है यू कैन स्टार्ट ऑक्सीजन बाय द मास्क 1 से 2 लीटर के रेट पे, दैट्स ए नॉर्मल रेट। एज ए आरन आप उसकी ओपन मास से ऑक्सीजन को दे सकते हो, राइट। ये आपकी प्रायोरिटीज हैं बीइंग ए मेंबर ऑफ द हेल्थ केयर टीम। सो लेट्स गो डाउन टू द नाउ एज ए थ्योरेपेटिक सेक्शन को हम कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट बेड रेस्ट, राइट, जिसमें मैंने बोला था कंफर्टेबल, राइट। फिर मैंने बोला पोजीशन को लेके, सो इमीडिएटली ये आप 3 नर्सिंग एक्शन करें। Number two, morphine sulfate is not your priority. Morphine sulfate as a drug will be ordered by the physician.
will be ordered by the physician to deal with the what that apprehension sort of stuff, reduce anxiety. Next is ऑक्सीजन बाय द मास्क। अगर माइल्ड से मॉडरेट डिग्री डिस्ने है तो उस केस में आप उसको ऑक्सीजन बाय द मास्क आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर स्वीट डिग्री ऑफ साइनोसिस हो रहा है, डिस्ने हो रहा है, डिस्ट्रेस हो रहा है, इन दैट केस फिजिशियन उसको इंट्यूबेट करेगा और इंट्यूबेट करके उसको वेंटिलेटर पे डाल सकता है, एटसेट्रा। दैट मास्क इज नॉट गोइंग टू हेल्प। देन द नेक्स्ट वन इज कार्डिक ग्लाइकोसाइड, जिसमें डाइजॉक्सन ड्रग्स आती है। अगर पेशेंट आईसीयू में एडमिटेड है तो ऑफ कोर्स आप उसको इंट्रावीनसली लोडिंग डोज दे सकते हो। अगर पेशेंट स्टेबल कंडीशन में है तो ओरल डाइजॉक्सन टैबलेट कैन बी प्रेस्क्राइब बाय द फिजिशियन। आर्न की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टू गिव ओरल ऑर्डर्ड मेडिकेशन ग्लाइकोसाइड। नेक्स्ट वन इज डायरेटिक है। अगर पेशेंट को एडिमा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, एंकल और लोअर एक्सट्रीमिटी में एडिमा है, sacral एरिया में एडिमा है, ascites etc है, द पेशेंट में प्रेस्क्राइब्ड डायरेटिक। लेकिन एज ए आरएन आपको देखना है कि ये पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक है या ये नॉन पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक। इसके ऊपर मेरा एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है एज ए टॉपिक इन दैट, तो आप बी केयरफुल, आप उसको डिटेल में सुनिए। यू मस्ट नो द डिटेल उसमें पोटाशियम स्पेयरिंग एंड नॉन पोटाशियम स्पेयरिंग क्यों क्यों देना समझना जरूरी है, राइट। नंबर 6 में वो कहता है कि पोटाशियम सप्लीमेंट देना जरूरी है टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्योंकि डाइजॉक्सन जो है लेने के बाद पेशेंट का डायरेसिस इंक्रीज होता है। तो जब डायरेसिस इंक्रीज होगा तो उसका जो पोटाशियम एंड सोडियम का इम्बैलेंस डेफिनेटली होगा। तो टू प्रिवेंट पोटाशियम इम्बैलेंस, राइट, लॉस ऑफ पोटाशियम, आपको ओरल पोटाशियम सप्लीमेंट देना होगा। नाउ नेक्स्ट वन इज रोटेटिंग टूर्निकेट। इसमें आप ड्राई रोटेटिंग टूर्निकेट के प्रोसीजर को कर सकते हो टू डिक्रीज कार्डियक वर्कलोड। नाउ नंबर 8 थी, अगर पेशेंट को साइटिस है एंड असाइटिस की वजह से उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द फिजिशियन में डू इट abdominal paracentesis, remove fluid from the abdominal cavity in order to decrease pressure over the what that diaphragm and so that उसका जो exchange of gases है वो adequately and sufficiently हो, ताकि जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो अवेलेबल हो। सो दीज आर कपल ऑफ थिंग। नर्सिंग केयर में जाइए तो फर्स्ट ऑफ ऑल नर्सिंग केयर जो हमारा जो व्हाट दैट द सेक्शन ऑफ द टॉपिक है वो 100% नर्सेस का है। तो उस केस में जो नर्स उसकी केयर कर रही है एज ए असाइनमेंट, मेक श्योर कि उसकी कंफर्टेबल पोजीशन है। कंफर्टेबल पोजीशन में इस केस में जो पोजीशन है वो उसकी सेमी फॉलर हाई फॉलर पोजीशन आएगी। देन उसका रेस्पिरेटरी जो ब्रीदिंग रेट एंड रिदम है उसको मॉनिटर करिए कि उसमें किसी भी तरह का कोई डिसनिया, डिस्ट्रेस एटसेट्रा तो नहीं हो रहा। अगर है तो आप उसको डॉक्यूमेंटेशन करिए एंड पोजीशनिंग करिए एंड रिपोर्ट टू योर सीनियर और रिपोर्ट टू द फिजिशियन। देन फ्रिक्वेंटली मॉनिटर द वाइटल साइन। कार्डिक मॉनिटर लगा है, उसकी सेटिंग है और वो अपने आप बीप करता रहता है, स्क्रीन पे आपको वाइटल पैरामीटर नजर, यू कैन monitor those, right? If there is any abnormality in the ECG graph, blood pressure, pulse rate में, तो immediately आप रिपोर्ट करिए, notify the physician। change position frequently because the patient का जो fatigue है, जनरल हेल्थ की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज है, तो इन दैट केस पेशेंट अपनी पोजीशन को फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करेगा, नहीं कर पाएगा। सो द जो नर्सिंग असिस्टेंट है, एलपीएन ऑरन है, मेक श्योर कि एवरी 2 and 2.5 आवर के बीच या बाद में आप उसकी पोजीशन को चेंज करिए एंड प्रोवाइड स्किन केयर। मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, monitor sodium and potassium and calcium level, especially sodium potassium। then अगर आपने कोई इन्वेसिव लाइन स्टार्ट कर रखी जैसे आईवी लाइन है, राइट, और
वो जो साइट ऑफ द कैनुला है उसको मॉनिटर करना, उसको ऑब्जर्व करना वेरी इंपॉर्टेंट है। देन पेशेंट ऑन द डे ऑफ डिस्चार्ज, पेशेंट डिस्चार्ज होकर घर जा रहा है, टीच द क्लाइंट इन द प्रेजेंस ऑफ द फैमिली मेंबर, राइट, कि डोज कैसे लेनी है, डोज कितनी लेनी है, हाउ टू रिकॉर्ड, हाउ टू चेक द वाइटल साइंस एंड एंड कॉल योर फिजिशियन इमीडिएटली इफ देर इज एनी abnormality। तो इस केस में जो उसकी डाइट है वो भी लो सोडियम होनी चाहिए। सोडियम जीरो नहीं होगा, नेवर, नॉट एट ऑल, लेकिन लो सोडियम डाइट जरूर होगी, राइट। तो और देन फॉलो द मेडिकल रेजिमेंट। फॉलो द मेडिकल रेजिमेंट क्या है? नंबर वन, डाइट, डाइट है, सोडियम है, पोटाशियम है, राइट, नो अल्कोहल, नो सिगरेट, राइट। देन उसकी जो ड्रग्स प्रेस्क्राइब कर रखी हैं वो उसकी डोज एंड नंबर ऑफ टाइम्स इन 24 आवर कैसा लेना है। if there is any blood test, keep up the appointment for the with the laboratory so that you get your blood tested। और जब उसकी फॉलोअप की विजिट है तो patient must go to the hospital for a re-checkup। So that was the procedure, that was the nursing care plan। Then if the patient is responding to the treatment, patient is getting better, तो उसका evaluation में क्या आएगा? अब क्योंकि पेशेंट हैज बीन रिसीविंग द ट्रीटमेंट, पेशेंट का कार्डियक आउटपुट बेटर हो रहा है, ऑक्सीनेटेड ब्लड इज पंपिंग, गेटिंग पंप आउट, तो इसका मतलब वाइटल ऑर्गन ऑफ द बॉडी जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव कर रहे हैं, और उनकी जो इंडिविजुअल फंक्शंस हैं वो नॉर्मल परफॉर्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द एडिक्वेट परफ्यूशन ऑफ द ऑक्सीनेटेड ब्लड। ना पेरिफेरल एडिमा जो था लोएस्ट पॉइंट ऑफ द बॉडी के अंदर, वो भी अब कम हो गया। असाइटिस जो है वो भी डिक्रीज है, एंड नो रेस्पिरेटरी डिस्निया। वर्बलाइज इज फीलिंग, वर्बलाइज अबाउट द डाइट मॉडिफिकेशन, वर्बलाइज अबाउट द डाइट मॉडिफिकेशन, ड्रग्स के बारे में, लैब के बारे में, ब्लड के बारे में, फॉलोअप के बारे में, यानी द क्लाइंट इज पॉजिटिव अबाउट द ट्रीटमेंट, client is positive about his disease process and the treatment. So this way the patient is will get better। That's the end of the congestive heart failure, and thank you so much।